हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आज हम पहली क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं मोल कंसेप्ट की। ठीक है, ये 11th का हमारा पहला चैप्टर रहेगा। इसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है वो जॉन डाल्टन ने 1808 में दी थी। इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं। पहला है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। एटम जो है वो किसी भी मैटर का सबसे छोटे वाला पार्टिकल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। सेकंड वन इज एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डेस्ट्रॉयड। उसके बाद थर्ड पोस्टुलेट है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं? प्रॉपर्टीज लाइक मास, साइज, शेप, एटसेट्रा। ठीक है। और लास्ट पोस्टुलेट है इसका एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। डिफरेंट प्रॉपर्टीज ये अपने पास डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के 4 पोस्टुलेट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हम 2 प्रकार से क्लासिफाई करेंगे। एक तो है फिजिकल क्लासिफिकेशन और सेकंड वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। तो किस प्रकार से आप क्लासिफाई करेंगे देखिए जरा। एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन और सेकंड वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल के अंदर बेसिकली अपने पास 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं। फिजिकल के अंदर अपने पास 3 चीजें प्रेजेंट रहेंगी। क्या क्या रहेंगी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर शुरुआत में अपने पास 2 चीजें रहेंगी। एक रहेगा प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड वन इज मिक्सर। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सर। फिजिकल के अंदर 3 चीजें सॉलिड, लिक्विड और गैस। केमिकल के अंदर प्योर सब्सटेंस और मिक्सर। और इनको हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे। प्योर सब्सटेंस के 2 पार्ट रहेंगे हमारे पास। एक रहेगा एलिमेंट और एक रहेगा कंपाउंड। एक रहेगा एलिमेंट और एक रहेगा कंपाउंड। ठीक है। उसके बाद मिक्सर को भी आप 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक रहेगा होमोजीनियस
और एक रहेगा हेट्रोजीनियस। एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। ठीक है। एलिमेंट फिर से तीन प्रकार के हो जाएंगे। क्या क्या? एक मेटल, एक नॉन मेटल और एक मेटालॉइड्स। और इसी प्रकार से कंपाउंड भी दो प्रकार के हो जाएंगे, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। तो ये जो क्लासिफिकेशन है मैटर का, ये बेसिकली हम 9 से पढ़ते आते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीजें हैं इसके अंदर। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर को सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्लासिफाई किया गया है। सॉलिड्स वो होते हैं जिनका शेप और वॉल्यूम फिक्स होती है, सॉलिड्स का। ठीक है, शेप और वॉल्यूम दोनों चीजें फिक्स। लिक्विड्स का केवल वॉल्यूम फिक्स है, शेप फिक्स नहीं है। और गैस का ना ही वॉल्यूम फिक्स है और ना ही शेप फिक्स है। इसी प्रकार से जो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है वो अपने पास प्योर सब्सटेंस और मिक्सर की कैटेगरी में होगा। तो प्योर सब्सटेंसेस वो होंगे जो केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। जैसे एलिमेंट जो है वो एक ही प्रकार के एटम्स से मिलकर बनेगा, ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। और कंपाउंड जो है वो एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलकर बनेगा, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? एलिमेंट के अंदर मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स, ये तीन कैटेगरी डिवाइड होती हैं। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। और मेटालॉइड की प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में लाई करती है। इसी प्रकार से कंपाउंड्स जो हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड होंगे, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। शुरुआत में डेफिनेशन दी गई थी जो कि नॉर्मल सिंपल सी है शुरुआत में, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो लिविंग थिंग्स से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, और इनऑर्गेनिक वो होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। बाद में डेफिनेशन चेंज होगी, तो ऑर्गेनिक की शुरुआत में आप पढ़ते हैं तो वहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड शुरू होते हैं। मिक्सर क्या होता है? जिसके अंदर दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंसेस को हम मिला देते हैं तो वो मिक्सर बन जाता है। ये दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस वो होता है जिसके अंदर कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और हेट्रोजीनियस वो होता है जिसमें कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होती है। हेट्रोजीनियस के अंदर कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म रहेगी। तो ये बेसिक बेसिक सी टर्म्स है। क्लियर है यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट इज, तो इसके बाद नेक्स्ट है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास को मैं कैसे लिखूंगा? इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लूंगा आर ए राम। इसको कैसे करेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट divided by 1/12 of mass of कार्बन 12 एटम। इसको हम ऐसे लिखेंगे, मास ऑफ, रिलेटिव एटॉमिक मास को अच्छे से देख लीजिए, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट को कैसे लिख सकते हैं हम? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, वन न्यूक्लियॉन डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कितना हो जाएगा? इसको हम लिखेंगे 12 इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। अगर इसको सोल्व करेंगे, 12 से 12 कट जाएगा, मास ऑफ वन न्यूक्लियन से मास ऑफ वन न्यूक्लियन। इसका मतलब यहां पे
जो रिलेटिव एटॉमिक मास है आपके पास वो क्या आ गया, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो यहां से रिलेटिव एटॉमिक मास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो आपने टोटल न्यूक्लियॉन्स को काउंट करना है, वही क्या हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा। ठीक है यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट, या फिर जिसे हम लिखेंगे डाल्टन। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट या डाल्टन या यू का मतलब है यूनिफाइड मास। तो यहां से मैं इनकी फुल फॉर्म लिख देता हूं। एएमयू का मतलब रहेगा एटॉमिक मास यूनिट, और यू का मतलब रहेगा यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास, इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, देखिए जरा। AMU is equals to 1/12 of mass of one carbon 12 atom, 1/12 of mass of one carbon 12 atom। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 AMU हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, किसको, मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम को कैसे लिखेंगे। मास ऑफ वन कार्बन एटम को हम यहां से देख लेंगे। मास ऑफ कार्बन 12 एटम को कैसे लिखा था, 12 इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन। तो ये यहां पे पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 112 इंटू 12 इंटू, ये तो 12 हो गया, मास ऑफ वन न्यूक्लियन, मास ऑफ वन न्यूक्लियन। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया, मास ऑफ वन न्यूक्लियन। ठीक है, न्यूक्लियन क्या होता है, न्यूक्लियन का मतलब है प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन में से कुछ भी एक हो सकता है। ठीक है, और न्यूक्लियॉन्स क्या हो जाएंगे, टोटल जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी न्यूट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर जो जो चीजें प्रेजेंट होती हैं उन्हें ही हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो मास ऑफ वन न्यूक्लियन कितना होता है, मैथमेटिकली ग्राम में लिखूं तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या फिर अगर किलोग्राम में लिखोगे तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो फाइनली आपके पास जो एक एएमयू की वैल्यू है वो ग्राम में 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आ गई है, और किलोग्राम में 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम आ गई है। ठीक है यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक मास। अब हम तीनों को रिलेट कर लेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास को भी। ठीक है, उसके बाद जो आपने पढ़ा है एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट और एटॉमिक मास, तीनों को हम आराम से रिलेट कर लेंगे। तो मैं शुरुआत से फिर से आपको बता रहा हूं, जो शुरुआत में आपने पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा रिलेटिव एटॉमिक मास। तो देखिए क्या पढ़ा है, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाई 1/12 of mass of one कार्बन 12 एटम। तो इसमें दो चीजें हैं, जो ऊपर वाली है मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, वो तो होता है एटॉमिक मास। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा आपके पास, एटॉमिक मास, और जो नीचे है 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, वो क्या होता है आपके पास, एएमयू। क्या होता है, एएमयू। तो यहां से रिलेटिव एटॉमिक मास क्या आ गया, यहां से रिलेटिव एटॉमिक मास आ गया एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एएमयू। तो अगर मैं एटॉमिक मास की वैल्यू निकालूंगा, यहां से अगर आप एटॉमिक मास को लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू एएमयू। इसका क्या मतलब होगा,
इसका मतलब साफ ये है कि एटॉमिक मास को आप रिलेटिव एटॉमिक मास के ही बराबर लिखेंगे, फर्क ये है कि उसके पीछे यूनिट जो है वो एएमयू लगेगी। जैसे कि क्वेश्चन है फाइंड रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास, किस किस का एलिमेंट दे रही है, सोडियम, फ्लोरीन और कैल्शियम। तो यहां से इन सबके एटॉमिक नंबर और मास नंबर लिख देता हूं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर 23। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, मास नंबर 19। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर 40। ठीक है, अब यहां से अगर मैं रिलेटिव एटॉमिक मास लिखना चाहूं तो सोडियम का 23, फ्लोरीन का 19 और कैल्शियम का 40। और यहीं से अगर एटॉमिक मास लिखना चाहेंगे आप तो यहां पर एटॉमिक मास के पीछे यूनिट लगेगी एएमयू। रिलेटिव एटॉमिक मास के साथ आपने क्या लगाना है, एएमयू लगाना है, एटॉमिक मास यूनिट। इसका मतलब एटॉमिक मास सोडियम का हो जाएगा 23 एएमयू, फ्लोरीन का हो जाएगा 19 एएमयू और कैल्शियम का हो जाएगा क्या, 40 एएमयू। देखो रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट लेस रहेगा क्योंकि यहां पे क्या हुआ है, रिलेटिव एटॉमिक मास दो मासेस का रेशियो है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय, नीचे भी मास ऑफ कार्बन 12 एटम है, तो इसकी जो भी यूनिट होगी और इसकी जो भी यूनिट होगी कैंसिल करेगी एक दूसरे को, तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या रहने वाला है, यूनिटलेस। और एटॉमिक मास के पीछे आपने क्या यूनिट लगानी है, एएमयू। एएमयू की बजाय आप यू भी लिख सकते हैं, एएमयू की बजाय आप यू भी लिख सकते हैं, मतलब इसको आप 23U, इसको आप 19U और इसको आप 40U लिख सकते हो। यूनिफाइड मास की टर्म में भी आप इसको लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है फाइंड एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इन ग्राम्स। एक क्वेश्चन है, एटॉमिक मास आपने कैलकुलेट करना है ग्राम के अंदर, तो इसको आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। कैल्शियम का एटॉमिक मास लिख लो, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज इक्वल्स टू 40 AMU। और यहां से आप सभी को पता है 1 AMU अभी अभी पढ़ा है हमने, क्या होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो 1 AMU की जगह आपने इसको पुट करना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इन ग्राम्स क्या आएगा आपके पास, 40 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो किसी भी एटम का अगर आपसे एटॉमिक मास ग्राम में पूछा जाता है तो आपने 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई कर दी है। इसको अगर आप सोल्व करते हो तो ये क्या आ जाएगा, 4226 और यहां पे डेसिमल लग जाएगा, यहां पे इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स हो जाएगा। 6.64 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स, ये एटॉमिक मास आ गया आपके पास कैल्शियम का। ठीक है यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट है मोल्स, और हमारे चैप्टर का नाम भी तो यही है, मोल कंसेप्ट। तो मोल से शुरुआत कर रहे हैं। यहां पे नंबर 4 के ऊपर आपके पास क्या आता है, मोल्स। इसको कैसे डिफाइन करेंगे मोल्स को, Na numbers of entities, और एंटिटीज क्या हो सकती हैं आपके पास, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, is Na number of entities are equal to 1 mole, are equal to 1 mole। अब यहां पे Na क्या है, यहां पे Na होता है एवोगैड्रोस नंबर, एक कांस्टेंट है। Na क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, इसकी वैल्यू रहेगी 6.022 इंटू 10⁻23
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए आप इसको 6 इंटू 10⁻23 भी यूज कर सकते हो, 6.02 इंटू 10⁻23 भी यूज कर सकते हो, और 6.023 इंटू 10⁻23 भी यूज कर सकते हो। ठीक है, वो न्यूमेरिकल के बेसिस पे हम देख लेंगे कि कैसे यूज करना है। तो मोल्स किसके बराबर रहेंगे? Na नंबर ऑफ एंटिटीज। एंटिटीज आपके पास कुछ भी हो सकती हैं, क्या क्या हो सकती है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस। ये 1 मोल के बराबर रहेगा। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ग्राम एटॉमिक मास। अब ये बहुत अच्छी चीज है, ग्राम एटॉमिक मास। नॉर्मली हम ऐसे बोल देते हैं कि एटॉमिक मास को अगर आप ग्राम में लिख देते हो तो वही ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है, लेकिन एक्चुअली ये कहां से आता है ग्राम एटॉमिक मास? 1 मोल किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट के एटम्स प्रेजेंट आपके पास 1 मोल, उसका जो मास रहेगा वो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर रहेगा। इट मींस मास ऑफ 1 मोल एटम्स, या फिर 1 मोल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट रहेंगे? Na के बराबर। यही तो बोला है, Na नंबर ऑफ एंटिटीज, मतलब Na नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, तो दूसरा क्या हो सकता है इसका? मास ऑफ Na एटम्स। Na एटम्स ये किसके बराबर रहेगा आपके पास? ग्राम एटॉमिक मास के बराबर रहेगा। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहां से हम, नेक्स्ट स्लाइड पे तो नहीं लिख रखा था, हाँ ये रहा। फाइंड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आपने ग्राम एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, तो देखिए कैसे करेंगे आप। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, अगर एक एटम है तो उसका एटॉमिक मास कितना रहेगा? 16 AMU। ठीक है, यहां से अगर मैं इसको ग्राम में लिखना चाहूं 16 AMU को, तो क्या लिखूंगा? 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये एक एटम का है, और अगर मैं ग्राम एटॉमिक मास लिखूंगा तो 1 मोल एटम के लिए लिखूंगा। तो यहां से देखना, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, GAM, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू मास ऑफ Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के Na एटम्स का जो मास रहेगा, तो एक एटम का मास तो ऊपर लिख रखा है, एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट कितना है? 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इंटू में ये एक एटम का मास। Na एटम का मास निकालोगे तो Na की वैल्यू कितनी है? 6.022 इंटू 10⁻23। यहां से ये जो चीज आई है आपके पास, इसको आप सोल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर हो जाएगी। तो यहां से आंसर क्या आ गया? 16 ग्राम। मतलब डायरेक्टली आप ये चीज ध्यान रख सकते हो क्या, कि ग्राम एटॉमिक मास जो है उसको आपने एटॉमिक मास जो है उसी को ही ग्राम में लिखना है, लेकिन एक्चुअल कंसेप्ट आप यहां से सीख सकते हो कि ये कैसे निकलेगा। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब रहेगा कि मास ऑफ 1 मोल एटम या Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि Na एटम, Na जो है वो 1 मोल के बराबर ही तो रहेगा हमारे पास, हमेशा किसके बराबर रहेगा? 1 मोल के बराबर रहेगा। तो यहां से एक एटम का मास 16 AMU में, ग्राम में लिखोगे तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24, और अगर 1 मोल का निकाल रहे हो आप तो 6.022 इंटू 10⁻23 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनली ये आप सोल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर आएगा, तो 16 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मोलिक्यूल। अब ये क्या होता है देखिए जरा। मोलिक्यूल इज द smallest particle of matter which can freely exist। देखो, एटम के बारे में भी हम यही कहते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर
लेकिन एटम फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एटम का फिक्स नहीं है। जैसे नोबल गैसेज हमारे पास हीलियम हो गया, नियोन हो गया, इनके एटम्स फ्रीली एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं अगर कहूं हाइड्रोजन का एटम फ्रीली एग्जिस्ट करेगा नहीं, लेकिन मॉलिक्यूल हमेशा फ्रीली एग्जिस्ट करेगा। जैसे H2O का मॉलिक्यूल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, इन सभी के सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल, यहां पे हर मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल है, मतलब ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो उसे आप क्या बोलोगे, मॉलिक्यूल। उसके बाद नेक्स्ट है एटॉमिसिटी। किसी भी एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स प्रेजेंट रहेंगे वो उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कहलाएगा। तो क्या लिखेंगे हम यहां से एटॉमिसिटी को, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। किसी भी एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स प्रेजेंट रहेंगे वो उसकी क्या कहलाएगी, एटॉमिसिटी। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख लेते हैं O2, CO2, CH4 और CS2 एटसेट्रा, कुछ भी लिख लो आप। ठीक है, तो यहां से इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 2। इसकी एटॉमिसिटी 2 ऑक्सीजन के एटम, एक कार्बन का एटम, 3। इसकी एटॉमिसिटी 4 हाइड्रोजन के एटम, एक कार्बन का एटम, 5। इसकी एटॉमिसिटी सल्फर के 2 एटम्स और एक कार्बन का 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपके पास, एटॉमिसिटी। कि किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स प्रेजेंट हैं वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास। जैसे एटम का मास आपने डिफाइन किया था ना, एटॉमिक मास, मास ऑफ वन एटम, इसी प्रकार से मास ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा आपके पास, मॉलिक्यूलर मास। इसकी यूनिट भी वही रहेगी, क्या, AMU या फिर U। AMU कम यूज करेंगे हम, U ज्यादा कर लेंगे इसके लिए। तो यहां पे आप कैसे डिफाइन करेंगे इसको, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, या ऑफ कंपाउंड लिख देता हूं सीधा, ऑफ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का जो मास रहेगा वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। एटॉमिक मास की हेल्प से ही हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पे आप एग्जांपल सोल्व कर सकते हो इसके। फॉर एग्जांपल ऐसे लिख देते हैं, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉलोइंग। पहला है H2O, दूसरा है H2SO4, तीसरा है Cl। इनके आपने मॉलिक्यूलर मास निकालने हैं। कैसे निकालोगे, देखो जरा। हाइड्रोजन का मास 1 होगा, 2 हाइड्रोजन है, 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया, 18। यूनिट क्या लगाओगे, U या फिर AMU। ठीक है, H2SO4 का सोल्व करेंगे, हाइड्रोजन का 2 हो गया, सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 4 जा 64, इसको टोटल कर लेंगे, 4 2 2 8 और 6 3 9, 98 U। HCl का सोल्व करेंगे, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, कितना हो जाएगा, 36.5 U। इस प्रकार से आप मॉलिक्यूलर मास को सोल्व कर लेंगे। बस यहां पे भी ध्यान देने वाली बात वही है कि एक मॉलिक्यूल है किसी भी कंपाउंड का, तो यूनिट यहां पे आपको AMU या फिर U लगानी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, जैसे ग्राम एटॉमिक मास था कि 1 मोल एटम्स का मास, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी इसी प्रकार से कैसे डिफाइन करेंगे हम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को मास ऑफ Na मोलिक्यूल्स या फिर मास ऑफ 1 मोल मोलिक्यूल्स। किसी भी कंपाउंड के 1 मोल मोलिक्यूल्स अगर हैं आपके पास तो वो ग्राम मोलिकुलर मास के बराबर हो जाएगा। यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे तो एक क्वेश्चन करवा रखा है उधर, तो आप वहीं पे देख लेंगे।
कैलकुलेट ग्राम मोलिकुलर मास एंड मोलिकुलर मास इन ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। यहां से दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगे आपके पास। एक तो आपने कैलकुलेट करना है ग्राम मोलिकुलर मास और दूसरा मोलिकुलर मास इन ग्राम्स। दोनों चीजें अलग अलग है। अभी पीछे भी बताया था कि एटॉमिक मास इन ग्राम्स निकालोगे तो आप 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई करोगे, और ग्राम एटॉमिक मास आपसे पूछा है तो आप एटॉमिक मास के पीछे सिंपली जी यूनिट लगा देना। तो यहां पे पहले एक एग्जांपल करवा देता हूं मैं, देखिए जरा। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा रहा है कि H2O का मोलिकुलर मास लिखना है, जो पीछे भी हमने किया था। तो यहाँ पे H2O का अगर मोलिकुलर मास आप सोल्व करते हो तो 18 आता है। इसकी यूनिट आप लगाओगे U। ये क्या हो गया आपके पास, इसका मोलिकुलर मास। लेकिन अगर इसी चीज को मैं आपसे कहूं कि ग्राम मोलिकुलर मास आपने लिखना है तो ग्राम मोलिकुलर मास क्या लिखोगे आप यहां से, 18 ग्राम। बस ये ध्यान रखना है कि इसकी यूनिट जो है ग्राम मोलिकुलर मास की वो ग्राम लगानी है। एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास में U या फिर AMU एटॉमिक मास यूनिट लगाएंगे। तो यहां पे हम इसको सोल्व कर लेते हैं, देखिए जरा। हाइड्रोजन का सिंपली मोलिकुलर मास कितना रहेगा, 2। मोलिकुलर मास कितना रहेगा, 2। तो यहां पे दो चीजें पूछ रखी हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 2 ग्राम। अच्छा, ये इसकी यूनिट यू रहेगी। ये क्या है आपके पास, मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास की यूनिट क्या रहने वाली है, यू। ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा। और नेक्स्ट पार्ट क्या है, मोलिकुलर मास इन ग्राम्स। मोलिकुलर मास इन ग्राम्स, तो देखिए यहां पे क्या लिखेंगे, 2 AMU इंटू 1 पॉइंट, ऐसे कर लीजिए इसको, एक मिनट, 2 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये आपके पास मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राम्स आएगा। अगर सिंपल मोलिकुलर मास पूछा जाता तो यूनिट यू लगनी थी। ग्राम मोलिकुलर मास पूछा गया तो यूनिट ग्राम जी लगा दिया। और मोलिकुलर मास इन ग्राम पूछा है तो आपने 2U मतलब 1U की जगह पे 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम को पुट करना है। तो इसको सोल्व कर लेंगे हम। 3.32 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इज द आंसर। क्लियर है। तो ये हमारा पहला लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है आज, और आज इतना ही करवाएंगे। पहली बार वीडियो रिकॉर्ड करी है तो इसमें कोई गलतियां भी हुई होंगी, तो धीरे धीरे करके हम उसमें सुधार कर लेंगे। और कोशिश हमारी रहेगी कि मैं रेगुलर क्लासेस को रिकॉर्ड करके कम से कम 11th का तो पूरा सिलेबस, 11th का पूरा सिलेबस स्टार्टिंग के अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, यहाँ तक आपने ये वीडियो देखी। और आखिर में हम आपको बोल देते हैं एक बात, और वो